केरल के एर्नाकुलम जिले से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर पेरंबूर नाम की एक छोटी सी जगह है। यहाँ पेरियार नाम की एक छोटी सी नहर बहती है। इसी नहर के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें राजेश्वरी और उनकी बेटी जीशा रहती थीं। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। घर की हालत ऐसी थी कि बस किसी तरह टिका हुआ था। राजेश्वरी अस्पताल में अटेंडेंट की नौकरी करती थीं। सुबह से रात तक मेहनत करके जो थोड़ा बहुत कमा पाती थीं, उसी से घर चलता था और उसी से बेटी का पढ़ाई लिखाई भी होती थी। उनकी बेटी जीशा बीए एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी। जीशा बचपन से पढ़ने में तेज थी। स्कूल में हमेशा अव्वल आती थी। राजेश्वरी को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था कि वो एक दिन वकील बनेगी और उनकी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगी। लेकिन 28 अप्रैल 2016 की रात ने सब कुछ बदल दिया। राजेश्वरी रात 8 बजे के करीब अस्पताल से थककर घर लौटी। दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वो पहले से खुला था। जीशा हमेशा दरवाजा लॉक रखती थी, इसलिए ये बात उन्हें अजीब लगी। उस वक्त बिजली गुल थी और घर में घुप्प अंधेरा था। राजेश्वरी ने टटोलकर लालटेन ढूंढी और जलाई। जैसे ही रोशनी फैली, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी बेटी जीशा फर्श पर नग्न अवस्था में मृत पड़ी थी। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। जीशा के पेट से आंतें बाहर निकल रही थीं। ये दृश्य इतना भयानक था कि राजेश्वरी चीख पड़ी और दौड़कर घर से बाहर भागी। उनकी चीख सुनकर पड़ोस का एक आदमी टॉर्च लेकर आया। उसने भी वो खौफनाक मंजर देखा और तुरंत एर्नाकुलम पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंची। जीशा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक और टेक्निकल टीम को बुलाया गया। पुलिस ने क्राइम सीन की तलाशी ली तो एक धारदार चाकू मिला, जिस पर खून के निशान थे। साथ ही एक शराब की बोतल भी मिली। ये दोनों चीजें बाद में केस का अहम हिस्सा बनी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने पुलिस को और चौंका दिया। जीशा के साथ दुष्कर्म हुआ था। उसे जबरदस्ती शराब पिलाई गई थी। उसके शरीर पर 38 बार चाकू से हमला किया गया था। हमले इतने क्रूर थे कि उसके आंतरिक अंग बाहर आ गए थे। उसके निजी अंगों पर भी चाकू से वार किए गए थे। ये एक दुष्कर्म और बर्बर हत्या का मामला था। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन शुरुआत में कुछ खास हुआ नहीं। उस समय केरल में विधानसभा चुनाव का माहौल था। कुछ हफ्तों बाद वोटिंग होनी थी। सत्ताधारी पार्टी और पुलिस नहीं चाहती थी कि इतना संगीन मामला चुनाव से पहले सुर्खियों में आए, इसलिए जांच को दबाने की कोशिश हुई। पहले हफ्ते में कोई प्रगति नहीं हुई। पुलिस ने न तो सबूत जुटाए, न ही कोई संदिग्ध पकड़ा। लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छुपती नहीं। एक हफ्ते बाद विपक्षी नेताओं को इस केस की खबर लगी। उन्होंने इसे जोर शोर से उठाया। खबर मीडिया तक पहुंची और देखते ही देखते ये मामला पूरे केरल में आग की तरह फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए। विपक्ष ने सत्ताधारी पार्टी पर मामले को दबाने का इल्जाम लगाया। प्रदर्शन होने लगे। लोग सवाल उठाने लगे कि इतना भयानक अपराध होने के बावजूद पुलिस क्यों खामोश है। इस दबाव के चलते पुलिस को मजबूरन जांच गंभीरता से शुरू करनी पड़ी। एक विशेष जांच दल एसआईटी बनाया गया। एसआईटी ने क्राइम सीन से मिले सबूतों की फिर से छानबीन शुरू की। शराब की बोतल पर कुछ फिंगरप्रिंट मिले, जो चाकू पर मिले फिंगरप्रिंट से मेल खाते थे। जीशा के नाखूनों से त्वचा के कुछ नमूने और डीएनए मिला, जो शायद उसने कातिल से संघर्ष के दौरान खरोंचकर निकाला था। पुलिस ने राजेश्वरी से उन लोगों की लिस्ट मांगी जिन पर उन्हें शक था। राजेश्वरी ने एक लंबी लिस्ट दी। इसमें गांव के कुछ लोग थे जो उनकी झोपड़ी को सरकारी जमीन से हटवाना चाहते थे। कुछ कॉलेज के लड़कों के नाम भी आए, जिनका जीशा से झगड़ा हुआ था या जो उसका पीछा करते थे। जीशा की बड़ी बहन के पति का नाम भी था, क्योंकि वो अपनी बेटी को तंग करता था और जीशा ने उसे कई बार डांटा था। पुलिस ने लिस्ट के आधार पर जांच शुरू की। सभी संदिग्धों से पूछताछ हुई। उनके डीएनए और फिंगरप्रिंट लिए गए। लेकिन हैरानी की बात, कोई भी सबूतों से मेल नहीं खाया। पुलिस ने गांव में और गहराई से जांच की। एक महिला गवाह मिली
जिसने बताया कि 28 अप्रैल की शाम को उसने एक लड़के को जीशा के घर के आसपास घूमते देखा। उसने पीली टी शर्ट और काली चप्पल पहनी थी। पुलिस ने इस हुलिये के आधार पर तलाश शुरू की, लेकिन गांव में ऐसा कोई नहीं मिला। फिर पुलिस ने उस शराब की बोतल को आधार बनाया। गांव में उस ब्रांड की शराब पीने वालों की लिस्ट बनाई। बड़े पैमाने पर फिंगरप्रिंट स्कैनिंग हुई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ समय बाद एक और गवाह मिला। वो अपने खेत में काम कर रहा था। उसने भी उसी पीली टी शर्ट और काली चप्पल वाले लड़के को देखा था। उसने उसका गांव का पता भी बताया। पुलिस उस पते पर पहुंची, लेकिन वो लड़का फरार था। पुलिस ने उसका मोबाइल सर्विलांस पर रखा। 2 दिन बाद उसे कन्नूर से पकड़ा गया। उसके फिंगरप्रिंट और डीएनए लिए गए, लेकिन वो मेल नहीं खाए। सख्त पूछताछ में साफ हुआ कि उसका इस केस से कोई वास्ता नहीं था। उसे छोड़ दिया गया। पुलिस ने फिर गांव में घर घर जाकर तलाशी शुरू की। एक और लड़के का नाम सामने आया, जो कॉलेज में जीशा का पीछा करता था। राजेश्वरी ने भी इसकी तस्दीक की। उसे भी पकड़ा गया, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट और समयरेखा मेल नहीं खाई। उसे भी क्लीन चिट मिल गई। जांच बार बार अटक रही थी। विपक्ष और मीडिया का दबाव बढ़ता जा रहा था। इस दबाव में एसआईटी को बदला गया। नई टीम ने फिर से सारी जांच शुरू की। नई टीम को पता चला कि कुछ समय पहले जीशा और राजेश्वरी का गांव की एक महिला और उसके बेटे से झगड़ा हुआ था। जीशा ने इसकी पुलिस में शिकायत भी की थी। पुलिस उस घर पहुंची। वहां एक महिला और उसका बेटा रहते थे। बेटा उस समय उसी ब्रांड की शराब पी रहा था जो क्राइम सीन से मिली थी। पुलिस को लगा कि शायद यही कातिल है। दोनों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में पता चला कि उस महिला का बड़ा बेटा जीशा से प्यार करता था और उसका पीछा करता था। जीशा की शिकायत के बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद छोटे बेटे और मां ने जीशा और राजेश्वरी से झगड़ा किया था। पुलिस को शक हुआ कि शायद छोटे बेटे ने बदला लिया हो, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट और डीएनए मेल नहीं खाए। उन्हें भी छोड़ दिया गया। पुलिस ने बस ड्राइवर, मजदूरों, गांव के लड़कों और जीशा के कॉलेज के दोस्तों तक की जांच की, लेकिन हर बार नतीजा वही, कोई सबूत नहीं। महीनों बीत गए, लेकिन केस में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। कई बार जांच अधिकारी बदले गए, नई टीमें बनी, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन पुलिस स्टेशन में एक मजदूर आया। उसने बताया कि 28 अप्रैल 2016 से उसका साथी, जो असम का था, गायब है। ये वही तारीख थी जिस दिन जीशा की हत्या हुई थी। उसने बताया कि वो लड़का लंबे समय से उसके साथ काम करता था, लेकिन उस दिन से अचानक गायब हो गया। पुलिस ने उसका हुलिया पूछा और स्केच बनवाया। जीशा के कॉलेज से घर तक के रास्ते के सीसीटीवी फुटेज फिर से खंगाले गए। फुटेज में एक लड़का दिखा जो पीली टी शर्ट और काली चप्पल पहने जीशा का पीछा कर रहा था। ये वही गायब मजदूर था जिसका नाम था आमिर उल इस्लाम, उम्र 24 साल, असम का रहने वाला। पुलिस ने उसकी तलाश तेज की। कुछ समय बाद उसे तमिलनाडु से पकड़ा गया, जहां वो मजदूरी कर रहा था। केरल लाकर उससे पूछताछ हुई। उसके फिंगरप्रिंट और डीएनए की जांच की गई। यहां पुलिस को पहली बार कामयाबी मिली। उसके फिंगरप्रिंट शराब की बोतल और चाकू पर मिले फिंगरप्रिंट से 100% मेल खा गए। डीएनए भी जीशा के नाखूनों से मिले नमूनों से मेल खाया। आखिरकार असली कातिल पकड़ा गया। आमिर ने पूछताछ में गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि वो असम का था, लेकिन केरल में मजदूरी करता था। उसने जीशा को कई बार उस साइट के पास देखा था जहां वो काम करता था। उसकी नीयत जीशा पर खराब थी। 28 अप्रैल को उसने शराब पी थी और ठान लिया था कि वो जीशा के साथ दुष्कर्म करेगा। उसे पता था कि राजेश्वरी रात 8 बजे तक लौटती हैं और जीशा दोपहर 2 से 3 बजे तक घर आ जाती है। उस दिन उसने पीली टी शर्ट और काली चप्पल पहनी थी। वो जीशा का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंचा। अपने साथ चाकू और शराब की बोतल लाया था। उसने जीशा पर हमला किया, उसे बुरी तरह मारा, जबरदस्ती शराब पिलाई और फिर दुष्कर्म किया। जब जीशा ने विरोध किया तो उसने चाकू से 38 बार हमला किया।
हमले इतने क्रूर थे कि जीशा के आंतरिक अंग बाहर आ गए। उसने उसके निजी अंगों पर भी वार किए। जब उसे यकीन हो गया कि जीशा मर चुकी है, तो वो बची हुई शराब पीकर बोतल और चाकू वहीं छोड़कर खेत के रास्ते भाग गया। उसे 2 लोग जाते हुए देख चुके थे, जो बाद में गवाह बने। पुलिस ने सभी सबूत, गवाहों के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। लंबी सुनवाई के बाद आमिर उल इस्लाम को फांसी की सजा सुनाई गई। उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और मामला अभी वहां लंबित है। वो जेल में है और भविष्य में उसे कड़ी सजा मिल सकती है। इस पूरी घटना को साझा करने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि इस कहानी के जरिए हम वो सच्चाई महसूस कर सकें जो हमारे आसपास खामोशी से घटती रहती है, जहां कभी अपनों के ही चेहरे बदल जाते हैं और भरोसे की जमीन अचानक खिसक जाती है। ये कहानी एक चेतावनी है, एक आईना है, ताकि हम सब सतर्क रहें, क्योंकि कब, कहां और कैसे जिंदगी पलट जाए कोई नहीं जानता।